नमस्कार दोस्तों, 15 मिनट शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस 15 मिनट में उन सब टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसको आप एग्जाम टाइम में देख के जाओगे तो आपको पक्का एक सवाल इसमें से देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम गहराई से अध्ययन करने वाले हैं वो राजस्थान की बोलियाँ हैं। और यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं कि राजस्थान की बोलियाँ जो होती हैं उसके बारे में हम बात करें कि राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। बड़े अच्छे से मैं की पॉइंट के माध्यम से आपको पूरा का पूरा याद करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भाषा दिवस, तो आपको सभी को बताया कि राजस्थान शब्द आ गया तो राम में 21 आता है। इसका मतलब आप याद रख सकते हो कि राजस्थानी भाषा दिवस जो आएगा वो क्या कब आएगा, 21 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल यानी कि सबसे अधिक लोगों द्वारा कब बोली गई थी, ये बात आप याद रख सकते हो। तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, यहाँ पे याद रख सकते हो कि स्वर्णकाल में आता है सह, तो स्वर्णकाल में सह से 1650 से 1850 का काल जो है ये आपका राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इस समय में लोगों द्वारा सबसे अधिक बोली गई थी। उसके बाद में राजस्थान में 2011 की जनगणना की 1961 की जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुल बोलियां कितनी बोली जाती है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर कुल बोलियां जो थी वो 73 बोलियां बोली गई थी। ये भी आप याद रख सकते हो कि टोटल कितनी आएंगी, 73। तो ये आप सबको वैसे भी पता होना चाहिए। और उसके बाद में अगली बात आती है कि राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग, तो आप सभी को पता है कि विस्तृत क्षेत्र जो होता है वो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सबसे बड़ा भूभाग कहलाता है। और इस वाले क्षेत्र में हमारे राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी। तो सर्वाधिक भूभाग में कौन सी बोली बोली जाएगी, मारवाड़ी। उसके बाद में मानक बोली, मानक बोली का मतलब होता है कि जिसका खुद का ग्रामर हो, यानी कि वर्णमाला जिसकी होती है वो मानक बोली कहलाती है। और मैं से मानक बोली और मैं से मारवाड़ी, यानी कि राजस्थान की मानक बोली कौन सी कहलाती है, मारवाड़ी, जो एग्जाम में बार बार देखने को आपको ये सवाल मिलते हैं। उसके बाद में राजस्थानी भाषा जो होती है उसके विकास के चरण कितने थे, तो आपको याद करना है 4 ही चरण थे, बिल्कुल रटना नहीं है। जैसे इतिहास में आप पढ़ रहे हो कि प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान, ऐसे पढ़ते हो इतिहास में भी। यहाँ से हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे 4 क्रम में पहला गुजरी अपभ्रंश, यानी कि गुजरी अपभ्रंश के बाद में हमारी कौन सी आई थी, राजस्थानी आई थी, याद रख सकते हो। और गुजरी अपभ्रंश में देखो, गुजरी अपभ्रंश का समय आपसे पूछे, इन सब का टाइम आपसे पूछ सकता है, तो टाइम में याद रखना है गै आ गया। गै का मतलब यहाँ पे 11वीं सदी से ये 13वीं सदी का समय जो है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि गुजरी अपभ्रंश का समय। उसके बाद में यहाँ से मैं बात करूँ 13 से 16, 3 साल का, यहाँ पे 13 से 16। उसके बाद में 16 से 18वीं सदी जो है वो मध्यकालीन राजस्थानी, और आधुनिक राजस्थानी को हम कहेंगे 18 से अब तक, यानी कि 18 से अब तक जो हम जो भी बोलते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, आधुनिक। जिसमें हम कोई भी फिल्म देख के आगे उसके डायलॉग बोलने लगे, या राजस्थानी भाषा के डायलॉग या पंजाबी के डायलॉग कुछ भी बोलते हैं वो सब आधुनिक कहलाती है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि राजस्थानी भाषा का विकास के क्रम कैसे था, कैसे यहाँ पे विकास हुआ। तो सभी को पता है कि हमारे राजस्थान में नहीं, हमारे भारत में, मध्य भारत में जो शासन करने वाले थे वो आर्य थे। और आर्यों की खूब सारी लैंग्वेजों को जोड़ के, यानी कि 4-5 लैंग्वेजों को जोड़ के जो बनाई गई उसको हमने क्या नाम दे दिया, आर्य भाषा। आर्य भाषाओं के बाद में वेद लिखे गए थे जो संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो वैदिक संस्कृत हमारी भाषा हुआ करती थी। और उसके बाद में मैं अगर बात करूं कि बोलने की, उस जमाने में बोलने की भाषा जो हुआ करती उसको हम कहते थे पाली। जैसे आप कह सकते हो कि आप वागड़ के हो या मेवाड़ के, तो आपकी लैंग्वेज बोलने की घर की भाषा जो है वो मेवाड़ी या वागड़ी कहलाती है। परंतु आप क्या वागड़ी मेवाड़ी में लिख सकते हो, नहीं लिखते। क्या आप शिक्षा में पढ़ते हो, क्या तुम्हारी किताबें चलती है लिखने की, नहीं। तो लिखने की भाषा अलग होती है। तो आप सबने 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाई होगा यहाँ पे संस्कृत, तो लिखने की भाषा कौन सी होती है, संस्कृत होती है। ये बात भी आपको याद रख लेनी है, समझ में आ गई होगी बात। तो लिखने की है, बोलने की है। उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ पे कि उसके बाद में आया यहाँ पे पाली जो है ज्यादा समय तक बोली जाती है। कोई भी बोली तो उसका रूप जो होता है वो लिखने का रूप भी माना जाता है, इसलिए आप ये भी याद रख सकते हो। और यहाँ से आपको याद रख लेना है कि पाली फिर टूटने लगी, और ये टूटी किसमें, सोरसैनी प्राकृत में। जैसे आप मैप में देखते हो कि सोरसैन प्रदेश या अरावली के इस तरफ का, यहाँ गुजरात से शुरू होके और यहाँ तक चला जाता है, यानी कि आगरा तक का एरिया, ये पूरा का पूरा सोरसैन प्रदेश कहलाता था। और यहाँ से भाषाओं की उत्पत्ति मानी जा रही है। तो ये आप कह ही सकते हो कि सोरसैनी प्राकृत। प्राकृत का मतलब यहाँ पे ये होता है कि टूटा हुआ रूप जो होता है, कि टूटी फूटी भाषा जो कहते हैं उसको प्राकृत कहते हैं। उसके बाद में ये टूटी किसमें, गुजरी अपभ्रंश में। आप सोचेंगे गुजरी अपभ्रंश में क्यों टूटी, बाकी में क्यों नहीं टूटी, क्योंकि इधर से इस भाषा का विकास हो रहा है इस वाले एरिया में। और यहाँ पर कौन शासन कर रहे थे, गुजर प्रतिहार लोग कर रहे थे। और वो यहाँ पे राजस्थान में सबसे पहले 7 से 12वीं सदी में शासन करने के लिए आए हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि उन्होंने जो बोली बोली
थी उसके अकॉर्डिंग आप याद रख लो कि गुजरी अभ्रंश हो गई। तो यहाँ से गुजरी अभ्रंश हुई। गुजरी अभ्रंश का मतलब सरल रूप, अभ्रंश का मतलब तो है सरल रूप। जैसे आप पेन को क्या कहते हो, पेन ही कहते हो, परंतु ये तो इंग्लिश का वर्ड है। कलम क्यों नहीं कहते, क्योंकि आपको सरल कौन सा लगता है, पेन लगता है। इसीलिए जो गुजरी अभ्रंश है, अभ्रंश का मतलब सरल रूप होता है। और उसके बाद में कौन सी आई, राजस्थानी। आपसे पूछे कि इस समय में राजस्थानी की उत्पत्ति किससे, तो गुजरी से। गुजरी नहीं आए तो फिर कौन, शोरसैनी। मैं कह सकता हूं कि पिताजी कौन है, गुजर, और उसके बाद में उसका पिता कौन है, यानी कि दादा कौन है, तो शोरसैनी। यहां से याद रख सकते हो। अभी ये 4th पीरियड में आया भी था कि इंडो आर्य भाषा भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद में राजस्थानी भाषा के विविध नाम, अलग अलग विद्वान आए और अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पे अलग अलग नाम दे दिए, जो आपको देखने को मिल रहा होगा। उदोतन सूरी गुजर प्रतिहार वंश के शासनकाल के समय में ये एक अच्छा कवि माना जाता है। वत्सराज के दरबारी हुआ करते थे, ये भी आप याद रख सकते हो। वत्सराज के समय में ये आए थे और उन्होंने ग्रंथ लिखा था कुवल्यमाला। और इस कुवल्यमाला में इन्होंने कहा था कि राजस्थान की जो बोली है वो मरुवाणी है। इसलिए कह दिया था क्योंकि उदोतन सूरी आया था मारवाड़ वाले क्षेत्र में, और मारवाड़ का प्राचीन नाम जो हुआ करता वो क्या हुआ करता, मरु भाषा, मरु प्रदेश हुआ करता। तो यहाँ की भाषा कौन सी होगी, मरु भाषा। मरु भाषा से क्या नाम दे दिया, मरुवाणी। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि 18 देशी भाषाओं का उल्लेख जो है वो इसमें मिलता है, आपको ये याद रख लेनी है। तो मरु प्रदेश की मरुवाणी थी। फिर अबुल फजल जब आए तो इसी भौगोलिक स्थिति, ये भौगोलिक स्थिति जो है इसको हम मारवाड़ के नाम से जानते थे, क्योंकि अबुल फजल कब आए थे, अकबर के दरबारी होते थे। अकबर के समय में आपने पढ़ा होगा कि मारवाड़ के राजा राव चंद्र सेन हुआ करते थे। इसी प्रकार आप याद रख सकते हो कि जब वो आए तो इस प्रदेश का नाम मारवाड़ था। इसलिए इसने कहा कि इधर की बोली क्या है, यहाँ पर मारवाड़ी है। क्षेत्र के हिसाब से बोली का नाम पड़ता है, यहाँ पर वहाँ पर लोग रहने जो ज़्यादा लोग रहते हैं उसके हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से बोली का नाम पड़ता ही है। उसके बाद में सबसे मुख्य बात है कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन आया और इसने भाषाओं का क्या किया था, इसने भाषाओं का किया था साहब वैज्ञानिक विभाजन। और इसने वैज्ञानिक विभाजन जो किया वो आप सभी को बताया कि बांटा कि कैसे कैसे कौन कौन सी कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका मतलब वैज्ञानिक विभाजन। और वैज्ञानिक विभाजन का समय क्या था, तो 1912 में इन्होंने वैज्ञानिक विभाजन किया था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जो जिसमें इसने कौन सी भाषा बताई, राजस्थान की, राजस्थानी, क्योंकि ये अंग्रेज है। और ये जब आया था तब इस पूरे भूभाग को क्या कहते थे, राजस्थान कहते थे। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, राजस्थानी दे दिया। कोई बड़ी बात नहीं, पर इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। और ये अपने राजस्थानी भाषा के कितने भाग बताता है, 5 भाग बताता है। जो सिंपल सी बात है, इसने क्या कहा था कि एक तो साहब ये पश्चिमी राजस्थानी है, कौन सी बताई इसने, पश्चिमी राजस्थानी। एक इसने कहा कि ये उधर आता है उत्तरी, और ये इधर कौन सी, पूर्वी राजस्थानी, तो दूसरी ये होगी। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा, तो दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी और यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी बता दिए किसने। एक यहाँ से यहाँ तक की तो मध्य पूर्वी राजस्थानी एक इसने बता दी थी, याद रख सकते हो। और एक प्योर रूप से कौन सी, दक्षिणी बता दी थी। तो ये रटने की बात नहीं है, ये आप मैप से समझ सकते हो कि ऐसे चलना है आपको, सीधी सी बात होती है। ये 5 भाग किसने बताए थे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। तो ये भी बात आपको याद रख लेना है। और इनकी पुस्तक जो होती है इसके कौन से खंड में, 90वें खंड में इस भाषा का उल्लेख किया गया है, ये भी आपको एक बात याद रख लेनी है। उसके बाद में ये डाटा सारे के सारे की पॉइंट के माध्यम से आपके क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद में अगली बात मैं करूँ यहाँ से, और यहाँ से अगली बात आती है सबसे पहले मारवाड़ी। और मारवाड़ी की बात हम करें कि इसकी उत्पत्ति का काल क्या माना जाता है, तो इसकी उत्पत्ति का काल माना जाता है 8वीं सदी। कौन सी सदी आ जाएगी, 8वीं सदी। ये बात याद रख सकते हो। मारवाड़ी का विशुद्ध रूप कहाँ पे बोला जाता है, तो मारवाड़ी का विशुद्ध रूप बोला जाता है साहब जोधपुर में। कहाँ पे बोला जाएगा, जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं वो ही प्योर मारवाड़ी बोल सकते हैं, तो जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाएगी। अब देखिएगा साहब, हम बात करें मारवाड़ प्रदेश के बारे में कि गंगानगर हनुमानगढ़ आता है, और गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला एरिया जो है इसको पहले बोला करते थे यहाँ पे कौन सी, तो यहाँ पे बोली आ जाएगी बांगड़ी। कौन सी आ जाएगी, बांगड़ी बोली आ जाती है। इसमें अनुसार लगा हुआ होता है, बांगड़ी क्यों, आप ऐसे याद रख लो, नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी है, और उसके विपरीत जो होता है वो आप याद कर लो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस वाले एरिया में आप बोलते ही हो कि वागड़ी होती है ना, तो वागड़ी ऊपर इधर, इसका विपरीत है, ये लो साहब, याद हो गया, बांगड़ी हो गया, है ना। उसके बाद में एक बोली जाती है यहाँ पे लोहांद। लोहांद पंजाब की कल्चर से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वर्ड दोनों याद रह जाएंगे, समझ में आ गई होगी। फिर जैसलमेर और बीकानेर, इसमें मरुस्थल खूब सारा है, तो मरुस्थल मतलब थली, तो यहाँ पे कौन सी बोली जाती है, थली। इसके साथ में मैं आपको कह दूं कि चूरू जो होता है वहां पे भी थली बोली जाती है, तो थोड़ा सा याद रख लिए। मरुस्थल जिस क्षेत्र में ज्यादा होता है तो मरुस्थलीकरण, तो इसका मतलब थली हो गया। उसके बाद में बाड़मेर में डैटी, कौन सी आ जाएगी, डटी। ये डटी बोली जो होती है, बाड़मेर ये ढाट प्रदेश होता है, ढाट प्रदेश होता है। बाड़मेर से लेके और आप सिंध प्रांत तक चले जाओ, वहां तक बोला जाता है कौन सा, ढाट प्रदेश, और डटी हो गई। उसके बाद में अगली आती है पाली, जालोर, सिलोई। और इस वाले भूभाग में आप सबने देखा होगा कि
आपस में टच करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं उसको बोलते हैं गोडवाड़ क्षेत्र, और इसीलिए वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, गोडवाड़ी। जिसमें कौन से शब्द की पुनरावृत्ति ज़्यादा होती है, पो बोलते हैं, खा पो, जा पो, ना पो, पोणी पो, है ना, ये वाले शब्द जो बोले जाते हैं। उसके बाद में सिरोही में, अकेले में, सिरोही में देवड़ा चौहान हुआ करते थे, इसलिए यहाँ की कौन सी होती है, देवड़ा वाटी। कौन सी हो गई, देवड़ा वाटी। और पाली जो होता है, यहाँ पे अकेले क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है, नाड़िया बोल सकते हो। यहाँ पाली अकेले की बात आ जाए तो नाड़ी मतलब तालाब से होते हैं, है ना, इसलिए आप याद रख सकते हो कि नाड़िया पाली में बोली जाती है। जोधपुर वाले क्षेत्र की बात अगर की जाए तो जोधपुर वाले में आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर दो बहुभाग हैं। तो ओसवाल क्षेत्र में, ओसवाल जहाँ पे रहते थे वहाँ पे ओसवाली, जैसे आप याद रख सकते हो ना, चाय माहेश्वरी चाय होती है, ओसवाली साबुन होती है, तो ओसवाली और माहेश्वर जहाँ रहते थे वहाँ पे ओसवाली और माहेश्वरी, ये किसके रूप हैं, जोधपुरी के दो भाग होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद में अगली बात करें मेवाड़ी, और मेवाड़ी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला था, तो आप याद रख सकते हो अंबिका माता। सबसे पहले अंबिका माता जो जगत में है, जगत जो होता है वहाँ पे बाटे पे लिखा हुआ था कि मेवाड़ी भी कोई बोली होती है, याद रख सकते हो अंबिका माता शिलालेख में। और उसके बाद में उदयपुर आएगा मेवाड़ में, उदयपुर में कौन सी आ जाएगी, दावड़ी वाटी, ये पूछा भी गया था पटवार में, दावड़ी वाटी याद रख सकते हो। आपको अगर सिरोही का पता है देवड़ा वाटी, तो सिरोही के जस्ट पास में कौन सा है, मेवाड़ उदयपुर, तो दावड़ी देवड़ा एकदम याद हो जाएगा। चित्तौड़ जो होता है इसमें निमाड़ी बोली जाती है, पर केवल अकेली निमाड़ी चित्तौड़ में नहीं होती, ये निमाड़ी जो है ये मालवी, जिसके निमाड़ी ऐसे आ जाए ना तो ये मालवी की उपबोली है। किसकी उपबोली कहलाती है, मालवी की उपबोली है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये झालावाड़ में बोली जाती है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि झालावाड़ सबसे ज्यादा किसके लगता है, मालवा प्रदेश एमपी वाले क्षेत्र के, इसलिए झालावाड़ में बोली जाती है। अच्छा, भीलवाड़ा में जो आप याद रख सकते हो कि खैराड़ी आती है, कौन सी आएगी, खैराड़ प्रदेश होता है। कौन कौन से क्षेत्र को कहते हैं, तो यहाँ से आप याद रखना कौन कौन से क्षेत्र को कहते हैं, खैराड़ प्रदेश, ये याद रख लेना। तो ये जहाजपुर, एक तो जहाजपुर का हिस्सा, एक तो जहाजपुर वाला, और एक आता है यहाँ पे शाहपुरा, इस वाले हिस्से में खैराड़ी बोली जाती है। और इसे राजस्थान की कोकटैल बोली कहते हैं। कैसी कहते हैं, कोकटैल बोली जो होती है ये भी यही कहलाती है। कोकटैल क्यों कहलाती है भाई, इसमें यहाँ पे मैं कह दूं कि MDH का मिश्रण है। MDH का मतलब होता है मेवाड़ी, क्योंकि मेवाड़ में तो है ही भीलवाड़ा, मेवाड़ी के बाद ढूंढाड़ी भी, भीलवाड़ा के ढूंढाड़ भी टच कर रहा है, तो यहाँ पे ढूंढाड़ी इसका भी मिश्रण होता है। और ये हाड़ौती, H का मतलब हाड़ौती, इसीलिए तीनों का मिश्रण जिसमें होता है उसे कोकटैल बोली कहते हैं। जैसे कहीं नहीं कहते दारू पीने के बाद में अगर आपने पी ली बियर तो वो कोकटैल हो गया, तो यहाँ पे तीनों का मिश्रण है। इसकी लोकेशन ऐसी है, लोकेशन देखोगे भीलवाड़ा की तो उसके आसपास में मेवाड़ भी लग रहा है, यहाँ पे ढूंढाड़ भी लग रहा है, ये भी याद रख सकते हो। राजसमंद वाला मेवाड़ का पार्ट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, वागड़, क्योंकि यहाँ पे वागड़ क्यों कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गुजरात में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक हैं, उसको बोलते हैं वगड़ा प्रदेश, और उसी वगड़ा की वजह से कौन सा हो गया, वागड़ी। वागड़ी जो होती है इसका दूसरा नाम होता है भीली, क्या कहते हैं इसको, भीली। और ये भीली किसने किया था, तो जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने इसको भीली कहा था, याद रख लेना। उसके बाद में इसको कहते हैं भीली कोक, इसी का ही नाम होता है भीली कोक भी होता है, ये भी आप याद रख सकते हो। और भीली कोक में कैसे कर्नल टोड, कौन आएंगे, कर्नल टोड, आपसे पूछ लिया जाए कर्नल टोड, और आपसे पूछे कि इस वागड़ी पर किसका प्रभाव है, कौन सी बोली का प्रभाव है, तो आप बिना सोचे समझे कर सकते हो गुजराती का। किसका प्रभाव होता है, गुजराती। और एक शब्द होता है जो मालवी की बोली होती है जिसको हम कहते हैं रांगड़ी, और रांगड़ी कहाँ बोली जाती है, तो रटना ही नहीं, रांगड़ी रामा, रामा माँ से, रामा में याद रख लो, एक तो मारवाड़ी हो जाएगा और एक मैं से ही मालवी, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, रांगड़ी। कई बार सवाल आता है मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण क्या कहलाएगा, रांगड़ी। ये लो साहब, इसको इंपोर्टेंट कर दिया, बड़ा सिंपल आपको मैंने बता दिया है, ऐसे तरीके से आपको याद रख लेनी है, सिंपल है। उसके बाद में अगली बात आती है हाड़ौती। हाड़ौती शब्द जो है इसका सर्वप्रथम इस शब्द का उल्लेख किसने किया था, तो केलोग जो होता है, और केलोग ने अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी ग्रामर, उसमें पहली बार हाड़ौती का प्रयोग किया। और आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती जो होती है इसमें सूर्यमल मिश्रण साहब के जितने भी ग्रंथ होते हैं वो सारे के सारे इसी में ही लिखे हुए हैं। अब याद रख सकते हो कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। याद रख लेना इस बोली पर कौन सी बोली का प्रभाव होता है, तो ये मालवी का, क्योंकि एमपी से लगा हुआ है। और मालवी की कौन सी बोली, यहाँ पे सोडवाड़ी की बात की जाए तो सोडवाड़ी जो होती है ये भी मालवी की होती है। उमटवाड़ी जो होती है ये भी मालवी की बोली होती है, याद रख लेना। उमटवाड़ी, सोडवाड़ी, जिसके वाड़ी वाड़ी लगे, निमाड़ी हो गया या पाटवी हो गया, है ना, पाटवी भी इसी की होती है। एक यहाँ पे रतलामी भी इसी की होती है ना। पर आपको याद रख लेना है कि ये सोडवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो झालावाड़ में। कहाँ पे बोली जाती है, झालावाड़ में। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला था कौन सी, सोडवाड़ी। और एक आपसे पूछी जाए कि निमाड़ी, निमाड़ी जो होती है जो चित्तौड़ और झालावाड़ दोनों में बोली जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा झालावाड़ के कौन लगता है, मालवा। आपसे ये पूछ ले कि मालवी पर किसका प्रभाव, तो मैं से मालवी और मैं से मराठी, ये भी लैब असिस्टेंट में पूछा गया था, मराठी का प्रभाव, मराठी का प्रभाव। और मालवी मैं से ही मधुर बोली कहलाती है। कैसी बोली होती है,
मधुर बोली कहलाती है, याद रख लेना। उसके बाद में अगली बात आती है ढूंढाड़ी, और ढूंढाड़ी जो होती है इसका प्रभाव, इस पर कौन सी बोली का प्रभाव है, तो ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास वाला एरिया, और इस पर कौन सी बोली का प्रभाव रहेगा, याद रखना गुजराती का। और गुजराती के कौन से शब्द का, 6 शब्द का प्रभाव होता है, याद करना। इधर पूर्वी राजस्थान, ये जिसके जयपुर के पूर्व में दौसा का था राजा से हो गया कौन सी, राजावाटी। उसके बाद में सवाई माधोपुर में 84 गांवों का समूह है, और जहां पर बोली जाती है कौन सी, 84 बोली जाती है। इसी प्रकार से टोंक में कैसे, याद रख लेना काठेड़ी, टोंक में कैसे कौन सी, काठेड़ी, याद रख लेना। और टोंक और सवाई माधोपुर इन दोनों में नागरचोली कौन सी आ जाएगी, नागरचोली, है ना। नागरचोली प्रदेश, ये लो साहब, यहाँ पे नागरचोली हो गई, रटना ही नहीं होता यहाँ पे, ये सब आपको वैसे भी पता ही होना चाहिए कि टोंक में ये आएगी काठेड़ी, नागरचोली, ये सवाई माधोपुर में 84 गाँवों का समूह होता है। इसके बाद में अगर आ जाए सांबर की, और सांबर में 1.25 लाख लोग रहते थे, इसलिए सांबर की कौन सी हो गई, 1.25 लकी, तभी तो सपादलक्ष कहते हैं इसको संस्कृत में, तो 1.25 लकी जो होती है, 1.25 लकी इधर बोली जाती है। उसके बाद में किशनगढ़ में कौन सी बोली जाएगी, किशनगढ़ी, कौन सी आ जाएगी, किशनगढ़ी, याद रख लेना। उसके बाद में नीमराना में तंवर रहा करते थे, इसलिए तोरावाटी, कौन सी, तमरावाटी, तो तमरावाटी से तोरावाटी हो गया, ये बात भी आपको याद रख लेनी है। और इसका विशुद्ध रूप जो होता है, वो विशुद्ध रूप की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि विशुद्ध रूप कहाँ पे बोला जाएगा, तो जयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी विशुद्ध रूप पूछे, चाहे मेवाड़ी का चाहे किसी का भी, वो सारे के सारे किस में आएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में, ये बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद में देखो अगली, यहाँ पे मेवाती, अलवर भरतपुर वाला एरिया मेवात क्षेत्र है, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ तक बोली जाती है, और ये इसकी बोलियाँ होती है। अहिरवाटी, जहाँ पर सर्वाधिक अहिर रहते हैं, अभी आपका नया जिला बना है इसलिए याद रह जाएगा, पहले तो नहीं रह सकता था, बहरोड, और दूसरा कौन सा होता है, कोटपुतली, है ना, याद रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, यहाँ बानसूर भी आ जाएगा, और एक आ जाएगा साहब मुंडावर, है ना, मुंडावर, इस एरिया की आप याद रख लेना, ये कई बार पूछी भी जाती है ना। और इसमें आप याद रख सकते हो कि इसमें जो ग्रंथ लिखे गए, एक भीमविलास था, है ना, शंकर राव का भीमविलास जो है वो किस में लिखा गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शंकर राव का इसी में लिखा गया था। एक हमीर रासो जो है वो भी इसी में लिखा गया था। तो ये दोनों ग्रंथ भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं पूछे जाने वाले बता रहा हूँ, अलग से कोई विशेष बात नहीं बता रहा। नहेड़ा मेवाती ये होती है, खड़ी मेवाती बोली जाती है प्रतापगढ़, है ना, प्रतापगढ़ में, या इधर लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ जो होता है, लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ जो होता है, इस वाले एरिया में खड़ी मेवाती बोली जाती है। ऐसे याद रख लो, प्रताप भी खड़ा है, लक्ष्मण भी, और रामगढ़ जो है राम भी खड़ा है, ऐसे याद रख सकते हो। आरेज मेवाती, मेवाती, बयाना मतलब भरतपुर वाले एरिया में, यहाँ पर ये बोली जाती है। याद रख लो, यहाँ पे कहावत चलती है ना कि काठ नवे पल राठ न नवे, लकड़ी झुक सकती है परंतु राठ का आदमी नहीं झुक सकता, ये बात याद रख सकते हो। शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक बोली जाती है। और नीम का थाना में कौन सी आ जाएगी, तोरावाटी, बड़ा सिंपल सी बात होती, तंवर रहा करते थे इसलिए तमरावाटी, याद रख लेना। उसके बाद में यहाँ पर जिलों से यानी कि राज्यों से संबंधित, अगर राज्यों से संबंधित बात आए, पंजाब से लगे हुए गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाबी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, पंजाबी। उसके बाद में बात करें हरियाणा से लगे हुए हरियाणवी आ जाएगी। ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रभाव किस पे रहा, और मालवी जो होती है ये एमपी यूपी से लगे हुए, मालवी का सर्वाधिक प्रभाव अगर आपसे पूछे तो झालावाड़, मालवी का सर्वाधिक प्रभाव इसलिए क्योंकि झालावाड़ ज़्यादा लगता है। गुजराती, तो यहाँ से आपको इसका एक आंसर कमेंट बॉक्स में छापना है। और ये कि ब्रज भाषा जो है उसका सर्वाधिक प्रभाव बड़ा सिंपल है, जो आपको याद रख लेना है, और वो कमेंट बॉक्स में पक्का छापिए, आपके दिमाग में पूरी की पूरी छप गई होगी। और कमेंट में छाप के बताइएगा कैसी क्लास लगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को राम राम, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। और इसका उत्तर दीजिएगा कि ब्रज भाषा सर्वाधिक कहाँ बोली जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है। जय हिंद, जय भारत।